प्रेजेंट डे ट्यूबरक्लोसिस एक मेजर ग्लोबल हेल्थ इशू बन चुकी है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, सूडान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। यदि ट्यूबरक्लोसिस के चलते उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो मरीज को खतरनाक चुनौतियों का सामना करना होगा। वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं, किस वजह से ये बीमारी होती है, क्यों होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, अगर होती है तो क्या इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बात करें अगर इसके इतिहास की, ट्यूबरकुलोसिस प्राचीन काल से मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लगभग 17,000 साल पहले व्योमिंग में बाइसन के अवशेषों में डिसीज का प्रमाण देते हैं। व्योमिंग यूएसए का एक स्टेट है जो वेस्टर्न में मौजूद है। बाइसन, जिसे आमतौर पर एक भैंसा भी कहते हैं, ये पर्टिकुलरली अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स और व्योमिंग में पाया जाता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ट्यूबरकुलोसिस की ओरिजिन गोजातीय एनिमल में हुई, फिर ह्यूमन में ट्रांसफर हो गई। एक जांच के मुताबिक ह्यूमन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स के जीन की एनिमल के जीन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स से कंपैरिजन करने पे पता चलता है कि ह्यूमन में एनिमल्स के पालन पोषण के दौरान एनिमल से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स प्राप्त नहीं किया है। जेएल शॉनलेन ने पहली बार सन 1832 में ट्यूबरकुलोस नाम पब्लिश किया। हरमन ब्रेमन ने सन 1859 में सिलेसिया के गॉर्बर्सडॉर्फ में पहला ट्यूबरकुलोसिस सैनिटोरियम खोला। ट्यूबरकुलोसिस सैनिटोरियम एक विशेष हॉस्पिटल होता है जहां ट्यूबरकुलोसिस के रोगियों का इलाज किया जाता है। ये सैनिटोरियम आमतौर पर शांत और नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं ताकि पेशेंट को आराम और तेजी से ठीक होने का मौका मिल सके। रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च सन 1882 को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पैदा करने वाले बैसिलस की पहचान की और उसको डिस्क्राइब किया। उन्हें इस खोज के लिए सन 1905 में नोबेल प्राइज दिया गया। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस किन वजह से होता है, वो कौन सी वजह है जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस का मेन रीजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो एक छोटा एरोबिक नॉन डायनामिक बैसिलस है, यानी जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में पनपते हैं। ये हर 16 से 20 घंटे में डिवाइडेड होते हैं, जो अन्य बैक्टीरिया के कंपैरिजन में बहुत धीमी रेट है। आमतौर पर 1 घंटे से भी कम समय में बैक्टीरिया डिवाइडेड हो जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स में 4 अन्य ट्यूबरकुलोसिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया शामिल हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस कभी ट्यूबरकुलोसिस का आम कारण था। आमतौर पर केटल में पाया जाता है, लेकिन मिल्क पाश्चराइजेशन की शुरुआत ने इसे लगभग खत्म कर दिया। दूसरा, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम कंप्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ट्यूबरकुलोसिस का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी तरह से माइकोबैक्टीरियम कैनेटी और माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, जो बहुत रेयर है, ये लगभग इम्यूनोसप्रेस पेशेंट में देखे जाते हैं, यानी वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी या ताकत कमजोर हो जाती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बीमारी है जिनसे इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे कि डायबिटीज, HIV, कैंसर, SLE यानी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक किडनी डिसीज और मलन्यूट्रिशन। ये सभी बीमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ट्यूबरकुलोसिस किस तरह से फैलती है और क्या इसके सिम्टम्स होंगे। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने, छींकने या बात करने पर हवा में मौजूद एयरबोर्न के थ्रू फैलता है। वीक इम्यूनिटी वाले लोग जैसे कि एड्स, मालन्यूट्रिशन, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होने के लिए अधिक ससेप्टेबल होते हैं। और ओवर क्राउडिंग और पुअर वेंटिलेशन रहने की कंडीशन ट्यूबरकुलोसिस को बढ़ावा देती है। लेक ऑफ मेडिकल केयर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे पुअरिटी, मालन्यूट्रिशन और पुअर लिविंग कंडीशन ट्यूबरकुलोसिस की सिविरिटी को बढ़ावा देती है। ट्यूबरकुलोसिस का अधूरा ट्रीटमेंट
ड्रग रेजिस्टेंस उपभेदों को जन्म दे सकता है, जिससे रोग का इलाज और कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम जैसे कि भूख का ना लगना, नाइट स्वेटिंग यानी कि रात में पसीना आना, बुखार आना, खांसी आना, वेट का कम होना, वीकनेस लगना, चेस्ट पेन होना। इसी तरह से यदि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन एक्टिव हो जाता है तो ये आमतौर पर फेफड़ों को अफेक्टेड करता है। 90% मामलों में सीने में दर्द, लंबे समय तक खांसी के साथ बलगम आना शामिल हो सकता है। लगभग 25% मामले एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को थोड़ी क्वांटिटी में खून की खांसी हो सकती है। बहुत ही रेयर केस में इन्फेक्शन पल्मोनरी आर्टरी में फैल सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों, यदि किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो दूसरे लोगों को इससे बचने के लिए ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते समय मास्क पहने। ये रोग के इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकता है। मरीज को हवादार कमरे में रखें ताकि बैक्टीरिया जल्दी से बाहर निकल सके और इन्फेक्शन का खतरा कम हो। हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं, खासकर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद। यदि आपको लगता है कि आप ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो आप अपनी जांच कराएं ताकि पता चल सके कि आप इन्फेक्टेड नहीं हैं। हेल्थी न्यूट्रिशन लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सफिशिएंट नींद लें ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। इन्फेक्टेड पर्सन्स को रेगुलर मेडिसिन लेने के लिए इंस्पायर्ड करें ताकि ट्यूबरक्लोसिस के फैलाव का खतरा कम हो। घर के अंदर साफ सफाई रखें। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अपने परिवार और दोस्तों को इन्फॉर्म करें ताकि वो उचित सावधानियां बरत सकें।